आपको आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट। वो कैसे लेना है अपन को। स्टोइकोमेट्रिकल बता चुका हूँ, उसमें लिमिटिंग रिएजेंट भी थोड़ा बहुत बता दिया था मैंने आपको, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट, करेक्ट है बेटा। अब लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट की यदि हम बात करें तो अब हो रहा है आपका 5 तारीख से चालू हो रहा है। कौन कौन लोग आ रहे हैं 5 तारीख से? आ रहा है कोई? आ रहा है 5 तारीख से? दुष्यंत आएगा एक, और दृष्टि आएगी, और मानस आएगा, और भी कुछ लोग आएंगे। इस बार मेरे को लगता है आधे लोग भी नहीं आएंगे, जहां तक मेरा ख्याल है। मेरे को तो आना ही पड़ेगा यार। हाँ, मेरे को तो ऐसा है। हाँ, अभी डर है बहुत। सही है, मेरे को ऐसा लगता है इस बार आधे लोग भी नहीं आने वाले। खैर जो भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो चैप्टर्स बचे हुए हैं जितना भी है, और आपके लिए मैं कुछ करूंगा, मतलब व्यवस्था फिर ऐसा करके, ठीक है ना। हाँ, जितने कम होता अच्छा, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। हम थोड़ा लेट आएंगे। ओके, तो जब तक तुम लोग आएगा तब तक सिलेबस खत्म आ जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। फीवर जिसको आ गया वो तो देखना भी मत इस तरफ। जिसको जिसको फीवर आ गया वो तो देखना भी मत इस तरफ, मतलब बिल्कुल दूर ही रहना हो, है ना। क्या करे, पेरेंट्स नहीं मान रहे। हाँ सही है, करेक्ट है। डोंट वरी अबाउट दैट। जो भी होगा वो अपन देख लेंगे, मतलब जो नुकसान टुकसान हो रहा होगा उसको मैं देख लूंगा। मैं उसको अलग से करा दूंगा कंपनसेट, कहीं पे लोड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, और क्या उस पे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा वापस से। कोई दिक्कत नहीं है, तो टेंशन मत लो, है ना। ऐसा है, क्योंकि अपना हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि अपन को लग रहा है कि कोई दिक्कत की बात है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मत आओ। आई विल अपलोड द चैप्टर ऑन द यूट्यूब। ओके, सो लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट की हम लोग बात कर रहे थे। लिमिटिंग रिएजेंट, सर आपकी वॉइस फिर से कचरा हो गई, ऐसा हुआ क्या? वॉइस आ रही है क्या बेटा? बढ़िया है ना? ओ धोखा। तो सुनो भाई, लिमिटिंग रीजन कंसेप्ट में क्या होता है। इस कंसेप्ट में हम ये पता लगाते हैं, दो 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 रिएक्टेंट दिए होते हैं, अपन ये पता लगाते हैं इसमें से कौन सा एला है। दो रिएक्टेंट दिए होते हैं ना, नॉर्मली तो यही होता है। टू रिएक्टेंट्स आर गिवन एंड वी पता करो दैट, एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट, एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट which reagent is limiting reagent। और हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कौन सा रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट हैगा, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो किसी ने ये बोल दिया हमसे कि हमारे पास में P4 की रिएक्शन हो रही है O2 के साथ, तो P4O10 बन रहा है। अच्छा, कभी भी जिंदगी में भूल के भी स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन है, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन बिना बैलेंसिंग के मत सॉल्व करना। 5O2, ठीक है ना। गिवन मोल उसने दे दिया, उसने बोला कि इसका गिवन मोल है 4 और इसका गिवन मोल है 10, ठीक है ना। हाउ मेनी मोल्स ऑफ P4O10 विल बी ऑब्टेन्ड। P4O10 के कितने मोल एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ऑब्टेन होंगे, दिस इज द क्वेश्चन। P4 के 4 मोल है, O2 के 10 मोल है, P4O10 के कितने मोल प्राप्त होंगे, ये क्वेश्चन है। सो फर्स्ट फाइंड आउट विच इज लिमिटिंग रीजेंट। स्टोइकोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले सोचो कि लिमिटिंग रीजेंट ही होगा। फर्स्ट फाइंड आउट विच इज LR, लिमिटिंग रीजन। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए फॉर दिस फाइंड आउट
वैल्यू ऑफ गिवन मोल अपॉन stoichiometry, the reactant for which this value is smaller, the reactant for which this value is smaller is limiting reagent, is limiting reagent. और limiting reagent पूरा खर्च होता है. LR is consumed fully. बस तो अब ये डिसाइड करेगा किसके कितने रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे और किसके कितने रिएक्टेंट बनेंगे. वो तो पूरा मिटने वाला है. लिमिटिंग रीजन तो पूरा मिटने वाला है. अब वो ये डिसाइड करेगा कि कौन कितना मिटेगा और कौन कितना बनेगा. हम तो पूरे मिटेंगे ही मिटेंगे, लेकिन मेरे साथ जो है वो कितना मिटेगा वो डिसाइड नहीं, और प्रोडक्ट कितना बनेगा वो भी मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि मैं लिमिटिंग रीजन हूँ. क्या बात क्लियर है सबको बेटा? वो रिएक्शन को लिमिट कर रहा है. आपकी क्लास का सबसे स्लो बच्चा लिमिटिंग रिएजेंट होगा यदि टीचर ने ये ठान लिया है कि सब 100% बच्चों को समझा के ही मानेगा. तो टीचर्स बिकम्स अ लिमिटिंग रिएजेंट, और बच्चा बिकम्स अ लिमिटिंग रिएजेंट, वो वाला जो सबसे ज्यादा स्लो है. हाँ भाई, तो प्लीज जल्दी से. हो गया बेटा? क्या बात क्लियर है सबको? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें होनी तो नहीं चाहिए. ठीक है. वैसे अभी आपका सिलेबस मेनली काय का बचा हुआ है बेटा? ऑर्गेनिक बचा होगा, और क्या बचा है? बस ऑर्गेनिक ही बचा है. बस जूलॉजी, जूलॉजी भी बचा है. अच्छा हाँ, जूलॉजी तो तुम्हारा मेनली बचा होगा. हाँ सही बात है, जूलॉजी तो बचा होगा. हाँ सही है. चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं. अब हम आगे बढ़ते हैं. जैसे ये लोग सिलेबस खत्म कर देंगे क्लास सेंड हो जाएगी, और क्या. पहले वो सिलेबस खत्म कर दे. आगे बढ़ते बेटा. अब देखो, ये P4 था, 5O2 था, और P4O10 था. इसके मोल कितने दिए थे? 4, और इसके कितने दिए थे? 10 गिवन. एक बात कहता हूँ, कन्वेंशन है. एक बात कहता हूँ, कन्वेंशन है. कभी भी लिमिटिंग रीजन जो फाइंड आउट करते हो ना, वो साइड में फाइंड आउट किया. कभी रिएक्शन के नीचे नहीं फाइंड आउट करना. तो लिमिटिंग रीजन कौन है कैसे पता लगाएंगे? LR पता लगाते हैं कैसे? गिवन मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री से पता लगाते हैं. अब गिवन मोल कितने हैं? गिवन मोल है 4, और स्टोइचियोमेट्री कितना है? 1. ये P4 के लिए. और O2 के लिए क्या है? इसके लिए 10 गिवन मोल है, स्टोइचियोमेट्री है 5, तो इसकी वैल्यू आई 2, और इसकी कितनी है? 4, तो ये छोटा है, तो ये LR हुआ. इसके ऊपर लिख दो LR. आ गया सबको समझ में? जल्दी बोलो, आना करना पड़ेगा. आ गया समझ में सबको? ये LR है. आ गया बेटा? इस तरीके से अपन क्या पता लगाते हैं? अपन पता लगाते हैं कि LR कौन सा है. अब हमें पता लग गया LR ये है. अब ये सब डिसाइड करेगा. तो पूरा जाने वाला है, तो ये कितना जाएगा? जब तक इसके 10 मोल जाएंगे, इसके कितने जाएंगे? तो इसके जाएंगे 10/2 इंटू इसकी स्टोइचियोमेट्री 1. तो बचेंगे कितने मोल्स? लिख दूं 4 माइनस 10/2 -1. सबको समझ में आएगा? मोल्स लेफ्ट, जो आखिरकार बचेगा 4 माइनस 10/2. और इसके कितने बनेंगे? इसकी स्टोइचियोमेट्री, इसके गिवन मोल अपॉन इसकी स्टोइचियोमेट्री इनटू इसकी स्टोइचियोमेट्री 1. तो इसके कितने मोल बनेंगे? 2 मोल बनेंगे. क्या सबको बात क्लियर है बेटा? 10/5 ही तो किया हो. हाँ ये 5 ही तो था, स्पेलिंग मिस्टेक. गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री, गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री. क्या सबको चमक गया? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? मोल
LR का कोई भी क्वेश्चन हो कर सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब वो क्या कर सकता है, मोल ना दे उसकी जगह मास दे दे, मोल ना दे उसकी जगह क्या कर सकता है, मास दे सकता है। आप ऐसा कर सकते हो, है ना। जैसे कि एग्जामिनर ने दिया H2 + Cl2 गिव्स अस 2 HCl, करेक्ट है बेटा। अरे ये तो बहुत आसान हो गया है। H2 हाँ ये क्वेश्चन दिया है 12, अच्छा हाँ ठीक है चलो, Cl, और इसमें इनिशियली इसका लीटर दिया 12, इसका दिया 11.2 लीटर, गिवन वॉल्यूम। बोल रहा है जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ये कितना मिलेगा और कौन बचेगा। तो हमको तो LR पता लगाना है, तो हम LR आसानी से पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे LR, इसका वॉल्यूम 12/1 और इसका वॉल्यूम 11.2/1, ये छोटा है तो ये LR है, तो तुरंत पता लग गया ये LR है। एक बार पता लगा ये LR है तो ये पूरा जाएगा, ये पूरा जाएगा तो ये कितना जाएगा, 12 - 11.2 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 0.8 बचेगा। वॉल्यूम लेफ्ट 0.8, और ये कितना बनेगा 11.2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 बराबर 22.4 लीटर। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। जल्दी बोलो मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना बेटा। ये 11.2 लीटर चला जाएगा कौन, H2, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा 0 लीटर, ये तो पूरा पूरा कंज्यूम हो जाएगा। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है पूरा कंज्यूम हो जाता है, समझ ला। कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके ओके, आ गया। ठीक बेटा, तो LR सबको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन बता दूं, एक और क्वेश्चन बताता हूँ, मिटाता हूँ इसको। वो बोल रहा है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 4 ग्राम ऑक्सीजन को आपस में इग्नाइट किया गया, H2 + O2, इसका 4 ग्राम और इसका भी 4 ग्राम। पूछ रहा है बताओ H2O2 कितना मिलेगा। तो सबसे पहले इसके मोल निकाल लो। पहला काम बैलेंस करो इक्वेशन को, इक्वेशन बैलेंस करोगे तो हाफ O2 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा। इसके मोल निकालो, इसके मोल कितने होंगे 4/2 बराबर 2 मोल, इसके कितने होंगे 4/32 बराबर 1/8 मोल, करेक्ट है। LR निकाल लो, LR निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 2/1, और ये कितना हो जाएगा 1/8, गिवन मोल है डिवाइडेड बाई हाफ 1/4, तो LR ये हो गया, तो दिस इज LR। ये एडिशन लेगा, इसका 1/8 मोल दिया है तुमको, इसका 1/8 मोल दिया है, तो जब तक इसका 1/8 जाएगा, इसका कितना जाएगा 1/8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मतलब 1/4, तो 2 - 1/4 मोल्स लेफ्ट। मेरे भाई बात समझ में आई कि नहीं। 1/8 डिवाइडेड बाई हाफ मल्टीप्लाइड बाई 1 इतना जाएगा, और ये कितना बनेगा, दिस विल बी 1/8 डिवाइडेड बाई 1/2 बराबर 1/4 मोल बनेगा। तो उसने पूछा इसका वेट कितना बनेगा, तो मोल क्या होता है W बाई मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल कितना है 1/4 इज इक्वल्स टू वेट अपॉन 18, 4.5 ग्राम बन जाएगा। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। क्या सबको बात समझ में आ रही है बेटा कि लिमिटिंग रीजन कंसेप्ट कैसे लगाना है। सरल है ना, बिल्कुल बिल्कुल सरल है ना, एकदम कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एकदम ऐसे ही सरल सरल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलो इसको जल्दी से नोट करो, हो गया नोट, ओके। एक क्वेश्चन ऐसा दिया है कि मान लो किसी वेसल में बोलता है कि
1 लीटर CO2 इज पास थ्रू, CO2 लिया है और रेड कोक से पास किया गया। दुनिया जानती है रेड कोक मतलब सॉलिड होगा ये, और बोलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। और ये 1 लीटर CO2 करेक्ट है। और बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि एट द एंड व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स 1.8 लीटर। क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा है when the volume of reaction becomes 1.4 liter the composition of the reaction mixture is what। ये इनिशियली है, ये 1 लीटर है इनिशियली। अब सोचो समय के साथ क्या होगा, इसके x लीटर जाएंगे बेटा, और ये तो सॉलिड है, इसका वॉल्यूम पहले भी 0 था, अब भी 0 ही रहेगा कंपेयर टू दिस वॉल्यूम। और ये कितना हो जाएगा 2x। तो उसने बोला कि जब रिएक्शन मिक्सचर 2x, जब रिएक्शन मिक्सचर 1.2 लीटर हो जाएगा, मतलब गैसियस मिक्सचर 1.2 लीटर 1.4 लीटर हो जाएगा, तो बताओ कंपोजिशन क्या होगा CO का और CO2 का कंपोजिशन पूछ रहा है, वो गैसियस मिक्सचर का कंपोजिशन क्या है। अब गैस तो यही तो है, ये तो गैस नहीं तो सॉलिड है, तो इसका वॉल्यूम इनिशियली भी 0 था, अब भी 0 ही। क्या बात क्लियर है बेटा। मोल्स को आप लीटर से कंपेयर कर सकते हो, तो मैंने बोला इसका यदि x लीटर गया तो इसका 2x लीटर बना, x डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2x। तो जो टोटल वॉल्यूम है वो 1.4 लीटर है, तो टोटल वॉल्यूम बराबर 1.4 लीटर है, जो कि है 1 माइनस x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1.4। सो x बराबर कितना होगा 0.4 लीटर होगा भाई। x बराबर कितना होगा 0.4 लीटर होगा। क्या सबको बात समझ में आ रही है। 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, तो x बराबर हो जाएगा 0.4 लीटर। क्या सबको बात क्लियर है, किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी, टम डुम चिकम चाहिए डुम डुम चट। अरे जल्दी जल्दी बोलो यार, सबको क्लियर है ना। ओके, तो x बराबर हो गया 0.4 लीटर। तो अब आप बता सकते हो कंपोजिशन क्या है, तो उस समय CO2 0.6 हो जाएगा, वो 0.8 हो जाएगा, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, क्योंकि 1 माइनस एक्स कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ CO2 बराबर x लीटर एंड वॉल्यूम ऑफ CO बराबर 1 माइनस एक्स लीटर एंड दिस इज 2x, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस x कितना है 0.4, तो ये कितना होगा 0.6 लीटर, और 2x बराबर कितना हो जाएगा, कितना था 0.4, 0.8 लीटर, दोनों को सम कर दे 1.4 आ जाएगा। क्या कोई रॉकेट साइंस है इन सब सवालों में, क्या ये सवालों में कोई भी डिफिकल्टी की बात है कि सिंपल सिंपल लिटिल स्टार है, सब सिंपल सिंपल लिटिल स्टार है, ठीक है ना। चलो भाई एक और सवाल करवाता हूं, आप इसको उतार लें। कुछ सवाल ऐसे होते हैं, कुछ इडियोमेट्री सवाल होते हैं, इडियोमेट्री पे बेस्ड, हालांकि इडियोमेट्री हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस QH के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, पायराग्लिसरॉल द्वारा O2 एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ये सब फैक्ट्स के आधार पर भी कभी कभी छोटा मोटा सवाल पूछा जा सकता है। जैसे उसने बोला एक गैसियस हाइड्रोकार्बन है CHHY, गैसियस हाइड्रोकार्बन है, और उसका कंबस्शन किया गया, तो कंबस्शन करने पे ऑब्वियस सी बात है CO2 प्लस H2O मिलता है बेटा, और इसका दिया है उसने 10 ml, इसका दिया है 10 ml, तो बोल रहा है इसके 10 ml का कंबस्शन करके जो CO2 और H2O मिला है वो है कितना 10 ml ऑन कंबस्शन के 40 ml ऑफ CO2 एंड 50 ml ऑफ H2O। उसने बोला इसका 50 ml मिला और इसका 40 ml मिला और इसका 50 ml मिला। बताओ बताओ कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, बताओ कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर क्या होगा। क्या अपन मोल से कंपेयर कर सकते हैं इन सबको बेटा, ये तो एक्सेस में रखा है तो लिमिटिंग रीजेंट यही हुआ, ये हुआ लिमिटिंग रीजेंट, क्योंकि O2 तो कंबस्शन किया है तो O2 एक्सेस में ही लेते हैं, कंबस्शन किया है कंप्लीट कंबस्शन है तो O2 एक्सेस में ही होता है, तो O2 एक्सेस में है तो ये लिमिटिंग रीजेंट हो गया, ठीक बेटा। अब इसका यदि 1 मोल लिया है तुमने, मतलब इसका यदि 10 ml लिया तुमने, तो इसके कितने बने 40 ml, इसके कितने बने 50 ml, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका 1 मोल तो इसके 4 मोल तो इसके 5 मोल। जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो यार, आया आया आया। यदि इसका 1 मोल ले लिया जाए, मतलब इसका 10 ml तो इसका 40 ml 50 ml, तो इसका 1 मोल तो इसके 4 मोल तो इसके 5 मोल। अब इसका 1 मोल में CHHY है, तो
इसके 4 मोल, मतलब बैलेंसिंग में ये 4 CO2 आता और ये 5 H2 आता बेटा। तो कार्बन कितने हो गए 4 और हाइड्रोजन कितने हो गए 10। तो फॉर्मूला क्या होगा C4H10। दिस इज द फॉर्मूला। जल्दी बोलो, बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? बात सबको क्लियर है बेटा? आई होप सो। तुम सबको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी बेटा, है ना? बस ऐसे ही आसान आसान सवाल आते हैं, आप टेंशन मत लो। ओके बच्चों, चलो अब इसको मिटा दूं मैं, आप कहेंगे तो मैं इसको मिटा दूंगा बेटा, ठीक है ना? मैं इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस टॉपिक को आपको पढ़ा सकता हूँ, बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन वो जेई हो जाता है, पूरा मेडिकल नहीं रह जाता। आप पिछले 10 साल के पेपर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं भी टफर सवाल नहीं आया है, एनसीईआरटी के आसपास आया है, क्योंकि बेटा 8 चैप्टर मिला के सिर्फ मूल कंसेप्ट बनता है, ऐसा है। तो उसके डिटेल में जाएं तो डिटेल, खतरनाक डिटेल इसके लग सकते हैं, लेकिन जो हमारे काम का नहीं है वो हम नहीं पढ़ेंगे फालतू में, है कि नहीं बेटा? इनका कोई एंड थोड़ी ना। मिटा दो, हो गया, हो गया। ये लेवल का सवाल बन जाएगा ना? बन जाएगा। चलो, ये थे कुछ सवाल जो मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री पे करा दिए। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ एक कंसेप्ट जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। कौन सा कंसेप्ट? इक्विवेलेंट वेट। इसका कुछ पोर्शन अभी पढ़ा दूंगा और इसका कुछ पोर्शन पढ़ाऊंगा रिडॉक्स चैप्टर के साथ में, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन आता है बेटा, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट यदि देखा जाए तो इक्विवेलेंट वेट, अलग अलग चीजों का इक्विवेलेंट वेट अपन लेते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, मान लो हम ले लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, ले लेते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड क्या होता है बेटा? वो होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय basicity of acid. And what is basicity of acid? Moles of H plus ion furnished by acid. कितने मोल H प्लस आयन के फर्निश किए गए हैं एसिड के द्वारा? सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। जैसे मान ले बेटा HCl है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। फॉर्मूला तो ऊपर ही लिखा है, दोबारा लिखने की क्या जरूरत है ना? तो इसका कितना हो जाएगा 36.5 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि बेसिसिटी इसका 1 है। जैसे मान लो आपके पास H2SO4 है, तो ये क्या होगा 98 डिवाइडेड बाई, सोचो H3PO4 है, H3PO3 है, H3PO2 है, तो दिस विल ऑल्सो बिकम 98 बाई 2 लिख दूं बेटा, यहाँ पे दो ही एसिड दो आएगा, और 98 बाई 3 लिख दूं बच्चों, और ये कितना हो जाता है 31 प्लस 3 कितना होता है 34, और 48 2 8 82, 82 बाई 2, और ये कितना होता है 62 होगा शायद, 3 और 31 34 और 32, 34 और 32 66 आया, 66 बाई 1। सो दिस इज इक्वल टू 41 एंड दिस इज 66। इसका जो भी गणित आ जाए वो गणित हो जाएगा। क्या सबको बात समझ में आ गई बेटा? 82 बाई 3 क्यों बोला बे? 82 बाई 2 आएगा ना। अरे यार तुम्हें इतने ही याद नहीं है अभी? हे भगवान, पूरी केमिस्ट्री पढ़ गए अब तक यही याद नहीं है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में 3 होता है, अभी तो पी ब्लॉक में रटाए थे, इसमें सिर्फ 2 ही होते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तीन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ओनली 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, भूल गए?
पढ़ाया था बेटा ये वाला। और यदि किसी ने ऐसे रिएक्शन दे दी, NaOH plus H2SO4 gives me NaHSO4 plus H2O, और उसने पूछा इसके अंदर बताओ क्या है इक्विवेलेंट वेट, तो मुझे लिखना है इक्विवेलेंट वेट बराबर 98/1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। तुम लोग को बात समझ में आई यहाँ पर क्या हुआ? अबे इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में तो एक ही H प्लस आयन दिया है, तो इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 98/1 ही होगा। अरे आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, आया कि नहीं आया? 98/1 ही होगा इक्विवेलेंट वेट इस रिएक्शन में। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया भाई? किसी रिएक्शन में कितना H प्लस आयन दे रहा है उस पर इक्विवेलेंट वेट डिपेंड करता है। आ गया ना बेटा? चलो इसको नोट करो, फिर मैं आपको 2-3 एग्जांपल ऐसे और बताता हूँ, जल्दी से नोट करो। क्या सभी ने नोट कर लिया है इसको? डनाडन। ओके ओके ओके। ना आगे बढ़ते बेटा, और आगे बढ़ते। सुनना मेरी बात को ध्यान से बच्चों। मान लो तुम्हारे पास H3PO4 है, ठीक है, और तुमने NaOH के साथ रिएक्शन कराया और ये रिएक्शन में बना Na2HPO4 प्लस H2। फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मान लो तुम्हारे पास H3PO4 है और NaOH के साथ तुमने रिएक्शन कराया, इधर 2 मोल के साथ हुआ, इधर 1 ही मोल के साथ हुआ, इसमें बना है NaH2PO4 प्लस H2O। फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मान लो तुम्हारे पास रिएक्शन है H3PO2 प्लस NaOH और इसने रिएक्ट करके बनाया NaH2PO2 प्लस H2O। फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? जल्दी बताओ। ऊपर वाले में इक्विवेलेंट वेट बराबर 98 बाई कितना? 2। अरे 2 ही तो H प्लस आइन गया मेरे भाई। इक्विवेलेंट वेट बराबर 98/1। इस वाले में इक्विवेलेंट वेट 66/1। दिस इज हाउ यू राइट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। क्या किसी को कोई समस्या है या आ गया समझ में? कोई समस्या तो नहीं ना? आ गया ना? पूरा समझ में आ गया? ठोक दो। फिर बेस का बताता हूँ इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। लेट्स कैलकुलेट दिस फॉर द बेस नाउ, ठीक है ना? लेट्स कैलकुलेट दैट फॉर द बेस। Okay, 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 okay. Let's calculate that for the base. So, equivalent weight for base. Equivalent weight for base. हम बेस के लिए कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट वेट, ठीक है बेटा? बेस के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन इक्विवेलेंट वेट? समझना मेरी बात को ध्यान से। इक्विवेलेंट वेट फॉर दी बेस कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन बेस के लिए इक्विवेलेंट वेट को, ठीक? देखना ओके, हाँ, जैसे कि दिस विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, कल ही मैं रिकॉर्ड कर दूंगा परसों का, मतलब जो मैं परसों क्लास में पढ़ाने वाला हूँ मैं कल रिकॉर्ड कर दूंगा। जो बच्चे मजबूरी में नहीं आ सकते हैं आप वो रिकॉर्डिंग देख लेना। समझ गए आप मेरी बात को? क्लियर थी बात? कल संडे है ना, तो कल मैं रिकॉर्ड कर दूंगा वो सारा का सारा जो मैं आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो क्या होगा, कल मैं सीधा का सीधा रिकॉर्ड कर दूंगा, या फिर आप कहो तो जिन बच्चों को पढ़ना हो तो कल आपको क्लास ले लूंगा आपकी, और जितना मूल कंसेप्ट है वो कल की क्लास में जो बच्चे नहीं आ सकते हैं किसी भी कारण से, पेरेंट नहीं मान रहे हैं कोई भी कारण है, तो कल संडे है तो कल मैं आपको पूरा पूरा पढ़ा देता हूँ वो क्या मोल का बचा हुआ पोर्शन, तो आपका वो नुकसान नहीं होगा। समझ गए ना मेरी बात को? तो आपका वो नुकसान नहीं होगा। तो जो भी पढ़ना चाहो वो पढ़ लेना। अरे सब पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो। कल वो रिकॉर्ड करूंगा और परसों से अभी तो क्लास में तो अभी मोल कंसेप्ट मेरे को टाइम लगेगा ना खत्म कराने में, 2-3 लेक्चर लग जाएंगे मोल कंसेप्ट खत्म कराने में।
जो बच्चे नहीं आ सकते किसी कारण से, उनको मैं कल ही खत्म करा दूंगा। समझे आप मेरी बात को? वैसे भी मेरी क्लास लगेगी 2 से 3:30, 2 से 3:30 मेरी पूरे हफ्ते क्लास है, 2 से 3:30। तो कोई बच्चा नहीं आ सकता है, कोई भी कारण हो, अमुक कारण है, कोई बच्चा कम देर बैठना चाहता है, वो भी बात हो सकती है। कोई बच्चा ये सोच रहा है भाई मैं थोड़ा कम देर बैठना चाहता हूँ, मैं एक्सपोज ना हूँ ज्यादा देर के लिए, ब्ला 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 10 चीजें हो सकती है, ठीक है ना। मेन तो उनके लिए जो बच्चों को पेरेंट नहीं भेज रहे। अब क्या होगा, उन्हें मूल कंसेप्ट कहाँ से देखना पड़ेगा, किसी दूसरे टीचर से देखना पड़ेगा, तो उनका पूरा स्कैटर हो जाएगा मामला। क्योंकि भाई आपकी एक फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है ना चैप्टर पे, कि इस टीचर से समझने में हमारी फ्रीक्वेंसी सेट हो गई है। अब दूसरा टीचर से समझेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, समझे ना। तो रिडॉक्स, मोल कंसेप्ट, ये सब मैं आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगा। हाँ, जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, मैं कल आपको पढ़ा दूंगा। आज ग्रुप पे मैं आपको वो दे दूंगा, क्या नाम है उसका, लिंक दे दूंगा। और कल किसी ना किसी क्लासरूम में आपको मूल कंसेप्ट पूरा पूरा बेहतरीन रूप से करा दूंगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी बच्चों को, ठीक है ना बेटा। चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे क्योंकि एक चैप्टर ऑफिशियल ही नहीं है, वो मैं वैसे भी रिकॉर्ड करने वाला था, सॉल्ट एनालिसिस, तो वो तो मैं वैसे भी रिकॉर्ड करता आपके लिए। ये सब चैप्टर्स मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर दूंगा, यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। आप जो है अपने आराम से वो चैप्टर्स को पढ़ लो, है ना बेटा। जिसको इधर कम समझ में आता है और उसको मतलब लग रहा है कि नहीं वो आ सकता है, सेफ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, और किसी प्रकार की समस्या नहीं है, वो क्लास आ रहा है, तो वो आओ, मोस्ट वेलकम टू कम टू द क्लास, आई डोंट से एनीथिंग फ्रॉम माय साइड, ठीक है ना बेटा। लेकिन जिसको भी थोड़ा डाउट है, जैसे नन्ही के पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं उसको, अभी उसने बताया कि अभी वो तैयार नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, मेरा बच्चा होता तो मैं भी नहीं भेजता, मैं आपको एक सच बात बोलूं तो मैं बोलता मत जाओ। लेकिन अब बच्चे की मजबूरी क्या है, बच्चे की मजबूरी ये है कि टीचर बदल रहा है। अब टीचर बदल रहा है तो उसको ये लगेगा साला टीचर बदल जाएगा, तो अब एक काम करते हैं, चल भाई करुणा तेरे से लड़ लेते हैं, वो समस्या मैं आपकी सॉल्व कर देता हूँ, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो ये मजबूरी न रह जाए कि हमको इन्हीं सर से पढ़ना है, इसकी वजह से हमारी मजबूरी है। काश मेरे पास रिकॉर्डिंग होती तो ये मजबूरी ना होती। रिकॉर्डिंग मैं आपको करके दे दूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है ना बेटा। आओ खाए। तो बात चली क्या, मॉलिक्यूलर वेट। तो कल ही क्लास लगा देंगे, है ना, कल 3-4 घंटे पढ़ लेंगे क्लास, 3-4 घंटे कल संडे को अपन पढ़ लेंगे बेहतरीन, और निपटा ही देंगे। तो ये आया मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय व्हाट, एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ बेस। एग्जांपल ले लेते हैं, AlOH होल थ्राइस, KOH होल थ्राइस, MgOH होल ट्वाइस, NaOH। पूरी दुनिया समझ गई होगी। M/3, M/2, M/2, M/1। अब प्लीज ये मत पूछना M कितना होगा सर, वो तो तुम कैलकुलेट कर लोगे ना, AlOH होल थ्राइस का 27 प्लस 17 इंटू 3 51, कर लोगे कैलकुलेट, कि मैं कैलकुलेट करके बताऊं? हो जाएगा भाई, हो जाएगा। चलो, ये हुआ इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। अब आता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। चलो बच्चों, equivalent weight of cation and anion, equivalent weight of cation and anion, equivalent weight of cation and anion। तो कैटाइन और एनाइन के इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, ये बात हम लोग करते हैं, ठीक है ना बेटा। एक चीज मैंने कल और स्टडी की, मैं तुम लोगों को शेयर करूं ये बात। स्टडी क्या किया मैंने, कि मैंने 17-18 का पेपर देखा, 16 का पेपर देखा। इसमें फिर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक उठाई, कौन सी वाली, आपकी एनसीईआरटी। फिर मैंने मैच करने की कोशिश की क्या कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए कि नहीं आए। तो फिर से बेटा आश्चर्यजनक रूप से आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मेजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज फ्रॉम एनसीईआरटी, वन थिंग। लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं भी है एनसीईआरटी, जैसे आप देखोगे तो इनडायरेक्टली आपको मिलेगा, अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करा देंगे तो कंपाउंड बनेगा, और अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ करा देंगे तो एक कंपाउंड बनेगा, और जो ये दो कंपाउंड मिलेंगे ये दोनों आपस में रिएक्ट करके डाइथाइल ईथर बना देंगे। अब एनसीईआरटी में कहीं डायरेक्टली ये नहीं दिया गया था,
एनसीईआरटी में कहीं डायरेक्टली ये नहीं दिया रहता। 2 डिग्री अल्कोहल दे दिया उन्होंने, 2 डिग्री अल्कोहल दे दिया, एक तरफ मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, NaOH और Br2 के साथ I2 के साथ रिएक्शन करा दी, उन्होंने बोला एक कंपाउंड मिलेगा पीले कलर का, तो बताओ रिएक्टेंट क्या रहा होगा, और उसका आपको हाँ इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन हो गया। अब वो क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, कोई देखते ही समझ जाता है पीला कलर NaOH के साथ और I2 के साथ में पीला कलर दे रहा है, मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन रही होगी, समझे बात को। तो इनडायरेक्टली पूछा, जैसे बाहर पूछ लिया एक क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया उन्होंने, बोल दिया क्या कहते हैं यार, जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, रीमन टीमन रिएक्शन, तो रीमन टीमन रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है, वो एनसीईआरटी में मेरे को नहीं मिला, CCl2 होता है। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन मिले जो एनसीईआरटी में नहीं मिले, और ऐसे मिले कि जो एनसीईआरटी में थे लेकिन इनडायरेक्टली थे, 2-4 जगह अलग अलग दिए थे। तो उसका क्या कंक्लूजन है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, और करता भी हूँ शेयर, कि कंक्लूजन सिंपल सिंपल लिटिल स्टार ये कि एनसीईआरटी से जब भटका भी है तो बहुत ज्यादा नहीं भटका, और रिएक्शन कभी एनसीईआरटी के बाहर ऐसी नहीं आई कि कोई अलग से ही भलती रिएक्शन आ गई हो। एल्ब्स प्रोसेस बताओ क्या होता है, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो अनाप शनाप चीजें होती है ना वो सब नहीं आती है, एनसीईआरटी से ही आसपास की लाइन आ रही है, रीमन टीमन आ रही है लेकिन वही आ रही है, एनसीईआरटी में रीमन टीमन थी तो वही आ रही है, बस एक आध इधर, बस एक आध इधर उधर हिलता है ना। अब इसका मैंने सोल्यूशन निकाल लिया, मैंने कहा चलो भैया यदि ये कर रहे हैं 5 साल में, ये कर रहे हैं, इसका भी सोल्यूशन निकाल लेते। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है, इसका सोल्यूशन ये है कि कोशिश करेंगे कि उन चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग कर दें एनसीईआरटी के साथ। अब जब एनसीईआरटी के साथ वो चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग होगी तो क्या होगा, एनसीईआरटी में रीमन टीमन दिया, उसमें CCl2 नहीं दिया। अब कोई भी पढ़ने वाला बच्चा ये बात जानता है, पढ़ाने वाला मास्टर इस बात को जानता है कि इंटरमीडिएट इसका इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने मिस कर दिया। जैसे आईओसी की एनसीईआरटी में उसने क्या मिस कर दिया, उसने मान लो वहां पर आईओसी की एनसीईआरटी में उसने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कुछ मिस करी है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज मान लो उसने वो जो स्मोक स्क्रीन होती है ना, हाँ जैसे बीबी नहीं दिया कहीं पे, या स्मोक स्क्रीन के बारे में ज्यादा नहीं बताया, हॉल्म सिग्नल के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया, बहुत कम बताया, बहुत छोटा बताया, ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एनसीईआरटी कहीं पे मिस कर देती है, वो टीचर अपने मन से लिखा देता है। वो काम मैं करता हूँ जब मैं आपको आईओसी की एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, ओसी में भी ये काम हो सकता है। ओसी में रीमन टीमन रिएक्शन के ऊपर लिखा जा सकता है कि इसका इंटरमीडिएट CCl2 होता है। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है ना? हर रिएक्शन का हल्का सा डिटेल ऐड किया जा सकता है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आया है हल्का सा और डिटेल आया है, इसके अलावा कुछ नहीं आया बेटा, इसके अलावा सब बेकार है। ओजोनलिसिस दिया है बेटा एनसीईआरटी में, आपने एनसीईआरटी शायद ढंग से पढ़ी नहीं बेटा, ओजोनलिसिस दिया है एनसीईआरटी में, मस्त दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना बेटा। तो वो भी सोल्यूशन निकाल देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, ठीक है ना बेटा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटाइन एंड एनाइन क्या होता है, तो वो होता है फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन कैटाइन और एनाइन। फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन कैटाइन और एनाइन। अब सोच बेटा, मान ले तेरे पास Na+ है, मान ले तेरे पास कैल्शियम प्लस है, मान ले तेरे पास मैग्नीशियम प्लस है, तो मान ले तेरे पास सल्फेट है, मान ले तेरे पास क्लोराइड है, मान ले तेरे पास कार्बोनेट है, मान ले तेरे पास फॉस्फेट है। तो बात समझ में आ गई बेटा, 23/1, 40/2, 24/2, 96/2, 35.5/1। कार्बोनेट कितना होगा, 12/48, 60/2, फॉस्फेट 31 और 64, 95/3। क्या सबको समझ में आ गया बेटा? कोई रॉकेट साइंस था इसमें? कैटायन और एनायन का इक्विवेलेंट रेट कैसे निकालते हैं, थोप लो बेटा, एकदम सरल है, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट पे। मिटा दूं ना बच्चों, मिटा दूं ना बच्चों। अब हम आते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट पे, सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट देखते हैं। ठीक है ना बेटा,
दैट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्ट divided by formula weight of salt divided by what? Formula weight of salt divided by what is that? What is that? What is that? Formula weight of salt divided by number of electrons transferred. Number of electron transferred in salt formation. Number of electrons transferred in salt formation. ये होता है, यह होता है formula weight of salt divided by total charge on cation और total charge on anion और total charge on anion, इसी का एक हो जाएगा, दोनों नहीं गिनने, सिर्फ एक गिनना। फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल चार्ज ऑन एनाइन। जैसे मान लो NaCl तो m/1, क्योंकि एक चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? एक ही है, तो या तो कैटाइन का चार्ज ले लो या एनाइन का चार्ज ले लो। जैसे MgCl2 कैटाइन पे चार्ज +2 है, एनाइन पे भी -2 चार्ज है, दो टोटल चार्ज एनाइन पे कितना है? -1 तो -2, और टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? +2, तो ये कितना हो जाएगा? m/2। जैसे AlCl3, एक एल्युमिनियम के गंजे पे 3 पॉजिटिव चार्ज है और 3 क्लोरीन के गंजे पे 3 नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हुआ? 3, या टोटल पॉजिटिव चार्ज, जैसे देखना चाहो वैसे देख सकते हो। फॉर एग्जांपल Al2SO4 होल थ्राइस, अब 2 एल्युमिनियम है तो 6 पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो m/6 सिंपल है, करेक्ट है बेटा। आ गया ये सबको समझ में? इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला और बताता हूं, आप पहले इसको नोट कर लो, इससे जरा सा कॉम्प्लिकेटेड और बताता हूं। आ गया बच्चों? हो गया? ओके, मिटा दूं? और मिटा, सोचो। इसके बाद आता है अगला। अगला जो आएगा उसमें क्या करेंगे? उसमें और ले सकते हैं, और उसमें अपन क्या कर सकते हैं? इसके बाद अपन ले सकते हैं काम तुम चकाम चाहिए दुम दुम सट सट। हाँ, जैसे कि किसी ने बोला KCl MgCl2.6H2, ठीक है ना, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, वाटर लेना है कि नहीं लेना। वाटर 100% लेना, so this becomes 39 plus 35.5 plus 24 plus 2 into 35.5 plus 6 into 18 डिवाइडेड बाई पोटेशियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हुए? 3, और टोटल नेगेटिव चार्ज भी 3 डिवाइडेड बाई 3। अरे बोलो, आया सब लोग को समझ में? ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एलम का केस ले लिया जाए, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24S2, तो हो जाएगा 39 into 2 plus 96 plus 27 into 2 plus 3 into 96 plus 24 into 18 डिवाइडेड बाई 4 सल्फेट है तो 4 सल्फेट पे 8 नेगेटिव चार्ज, 2 पोटेशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 एल्युमिनियम पे 6 पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल 8 पॉजिटिव चार्ज और 8 नेगेटिव चार्ज, तो डिवाइडेड बाई 8, डिवाइडेड बाई 8। क्या सब लोगों को बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है इसमें? जल्दी बोलो बेटा। हो गया ना? आ गया ना? चलो ठोप लो इसको फटाफट, झटाफट, जल्दी जल्दी टोपो, जल्दी जल्दी टोपो। तो सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट सब लोगों को आ गया, किसी को सॉल्ट के इक्विवेलेंट वेट में कोई दिक्कत नहीं है? मिटाओ इसको बेटा। तो एसिड का हो गया, बेस का हो गया, कैटाइन का हो गया, एनाइन का हो गया, सॉल्ट का हो गया इक्विवेलेंट वेट।
ठीक। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या नहीं लेंगे, एच का चार्ज नहीं लेंगे बेटा, वो तो न्यूट्रल है ना बच्चे, वो कैटाइन एनाइन थोड़ी ना है, वो तो वो है क्या नाम है उसका, H2O कोवलेंट कंपाउंड है बेटा, तो कैटाइन एनाइन थोड़ी ना हो, H2O का कोई चार्ज नहीं लेंगे, कैटाइन एनाइन थोड़ी ना, कैटाइन एनाइन होता तो लेते हो। चल आगे बढ़ते हैं। अब इक्विवेलेंट वेट लेता हूं मैं किसका, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड, इसको लेने का क्या तरीका है, ये काफी इंटरेस्टिंग है और काफी कम मिलता है मतलब लिटरेचर में। जैसे किसी ने बोला Al2O3 का इक्विवेलेंट वेट ले लो, तो सबसे पहले उसको पानी में मिला, और पानी में मिला करके देखो कि टोटल कितने मोल OH नेगेटिव ये देगा, बेस है ना, बेसिक ऑक्साइड है ना, तो देगा 2Al2H होल थ्राइस, अरे बोलो यार, यही देगा ना 2AlOH होल थ्राइस, तो उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/6। टोटल OH नेगेटिव आयन इसने कितने दिए, टोटल कितना देगा ये 6 OH नेगेटिव देगा ना, तो डिवाइड बाई 6 कर देना। जैसे मान लो किसी ने बोला N2O5, पानी मिला दो, मिला दिया, N2O5 HNO3 देता है ना, ये 2 मोल HNO3 देगा, इसको बैलेंस करेंगे, तो इसको बैलेंस करना है आपको, N2 तो 2HNO3, तो ये कितना H प्लस आइन देगा, 2H प्लस आइन देगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, ये m/2 की जगह मैं लिख देता हूँ MAl2O3 डिवाइडेड बाई 6 MN2O5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 आया। जैसे MgO ले लिया, जैसे Na2O ले लिया प्लस HOH प्लस HOH, ये क्या देगा बेटा, MgOH होल ट्वाइस देगा ये, समझा। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgO डिवाइडेड बाई 2, इधर क्या होगा 2NaOH होगा, तो 2NaOH कितने OH नेगेटिव दे रहा है, 2 OH नेगेटिव दे रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2O डिवाइडेड बाई 2। समझे। 2-3 और अच्छे एग्जांपल देता हूँ, जल्दी से आप इसको नोट कर लो, ये काफी रेयर है, मतलब क्लासेस में कम ही पढ़ाया जाता है, एसिड और बेसिक ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो 4 एग्जांपल ये दिए, 1-2 एग्जांपल और देता हूँ, बात चमक जाएगी, बात समझ में आ जाएगी। मैं मिटा दूं क्या बेटा इसको, यदि आप कहेंगे तो मिटा देंगे, डन। मान लो बेटा किसी ने आपको दे दिया P4O10, उसने P4O10 का इक्विवेलेंट वेट निकालो, P4O10 पानी मिलाओ, क्या बनाएगा ये H3PO4 बनाएगा, इसको बैलेंस करोगे तो 4 मोल H3PO4 बना देगा, और इसने 4 मोल H3PO4 बनाया तो एक 3H प्लस आइन देगा, तो मतलब ये 12H प्लस आइन देगा, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ P4O10 डिवाइडेड बाई 12। समझे बात को, इधर फैल जाते हैं ज्यादातर लोग को ये वाला नहीं बनता। P4O6 प्लस H2, इसको बैलेंस करेंगे तो 4 है, ये 4 H3PO3 देगा, और 4 H3PO3, क्योंकि P4O6 का हाइड्रोलिसिस होता है तो H3PO3 मिलता है, तो ये कितना H प्लस आयन देगा, कोई बता सकता है कितना H प्लस आयन देगा। यार क्या कर रहे हो भाई यार, अरे कशिश क्या कर रही है, हाँ दुष्यंत है सही बताया, बाकी सबका आंसर गलत है यार, क्या कर रहे हो भाई, थोड़ा दिमाग लगा लो यार। एक कितने H प्लस साइन देता है, अरे अरे ये एक कितने H प्लस साइन देता है, एक H3PO3 कितने देता है, 2, तो 4 कितने देंगे, 8 देंगे ना। अरे अभी तो बताया थोड़ी देर पहले H3PO3 कितना देता है H प्लस साइन, 2 H प्लस साइन देता है ना बेटा, डाई बेसिक होता है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट P4
O6 डिवाइडेड बाई 8। डनाडन, जल्दी बोलो, डनाडन, डनाडन। जैसे कोई ले ले N2O4 और इसमें पानी मिला दे, तो ये क्या करेगा, ये 1 मोल HNO2 देगा और 1 मोल HNO3 देगा। ठीक है ना, मिक्स्ड ऑक्साइड होता है ना ये, 1 मोल HNO2 देगा, 1 मोल HNO3 देगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, 2 H प्लस आयन दिए इसने टोटल, तो हो जाएगा MN2O4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। आई होप सो everybody understands up to this level। आई होप सो सबको बात समझ में आ गई होगी, किसी को उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इसको नोट कर लो फटाफट झटाफट। इसी के साथ एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट भी मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा, ठीक है ना। एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट भी पढ़ा दिया। अब इक्विवेलेंट वेट इसका और पढ़ा दूं, ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब सुनो आगे बात को ध्यान से, मिटाओ इसमें इसको बेटा, आप कहें तो मिटा दें इसको। ओके, तो मैंने जो आपको पढ़ाया इक्विवेलेंट वेट बहुत सारा अब तक। अब कुछ इक्विवेलेंट वेट मैं आपको पढ़ाऊंगा रेडॉक्स के बाद, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज पे आता है। तो इक्विवेलेंट वेट का एक एस्पेक्ट मैंने आपको पढ़ाया। अब रेडॉक्स चैप्टर में इक्विवेलेंट वेट पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, जिसमें कि रेडॉक्स रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंबस्शन रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहीं पे इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना आपको सिखाऊंगा। वैलेंसी फैक्टर निकालना है बस, मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर कर देंगे, इक्विवेलेंट वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन वो रेडॉक्स में आएगा तब। तो अब हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट करके एक टॉपिक होता है, उसको भी देख लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस बताता हूँ, जिससे ये आसानी से समझ में आ जाए। लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस जो ये कहता है, whenever two elements or compounds or molecules react completely with each other, whenever two reactant or element or molecule completely react with each other, their number of equivalent are same, their number of equivalent are same। ठीक है बेटा, तो दो चीजें जो रिएक्ट करती है, जैसे रानी जोधा और अकबर की लड़ाई, मान लो रानी जोधा और अकबर की लड़ाई होगी, और दोनों ने एक दूसरे के साथ में खूब लड़ाई करी, और दोनों ने एक दूसरे को 4-4 चप्पलें मारी, मान लो, मानने में क्या है। अकबर में भी 4 चप्पलें दी रानी जोधा ने, पूरे एकदम फुल इंटेंसिटी से, और उतने ही न्यूटन फोर्स से जो है 4 चप्पलें जो है वो अकबर ने मारी, तो दोनों के इक्विवेलेंट बराबर हो। दो चीजें जो आपस में रिएक्ट कर रही है, दो चीजें जो आपस में कंप्लीटली रिएक्ट कर रही है, उनके इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। बाद में दोनों एक दूसरे को मारते मारते मर गए, मतलब खत्म हो गए, और कुछ नया बन गया। वही तो होता है एसिड बेस रिएक्शन में, जब दो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं वो तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उनके स्थान पे कुछ नया बनता है। क्लियर है बेटा। अब मान लो आप, कि अकबर से दो लोग लड़े, एक रानी जोधा और दूसरा रुकैया बेगम। रुकैया बेगम और रानी जोधा ने मिलकर अकबर से लड़ाई करी। अब अकबर जो है इस लड़ाई में इन दोनों
के बराबर बैठा, इन दोनों के बराबर बैठा, और एट द एंड रानी जोधा, अकबर और रुकैया तीनों डिस्ट्रॉयड, उसकी जगह एक प्रोडक्ट बन गया। तो अब क्या लिखोगे, किसके इक्विवेलेंट किसके बराबर? तो तुम लिखोगे इक्विवेलेंट ऑफ अकबर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ जोधा भाई प्लस इक्विवेलेंट ऑफ रुकैया बेगम। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है तुमको? जो दो अपोजिट होते हैं, जो दो अपोजिट होते हैं, ये हो सकता है मेरे अपोजिट 40 लोग खड़े हो और मैं अकेला ही उनसे भिड़ गया, मान लो, और लड़ते लड़ते हम सब लोग जो हैं बिछ गए जमीन पे, तो मैं अकेला के इक्विवेलेंट उन सब के बराबर, उन सबको सम कर लिया जाए तो। क्या सबको बात क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? ओके। ये कहता है लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, ये कहता है लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। जैसे आप मान लो एसिड है H2SO4, NaOH के साथ रिएक्ट, कंप्लीट रिएक्शन हो, तो 2NaOH रिएक्ट करेगा बेटा, तो यहां बना देगा Na2SO4 प्लस H2, 2 मोल। तो मैं बोलूंगा इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 is equal to equivalent of NaOH। और दुनिया जानती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो क्या मैं लिख सकता हूं H2SO4 का वेट WH2SO4 अपॉन equivalent weight of H2SO4 is equal to WNaOH upon equivalent weight of NaOH। इसको टोप लो, फिर एक एग्जांपल के समेत बता देता हूं। जल्दी टोप, जल्दी टोपो। हो गया बेटा? इसका PDF बना लेना बेटा, कोई स्क्रीनशॉट का एक PDF बना लेना ना, आज ग्रुप पे डाल देंगे उसको। चलो भाई, अब सोचो, अब सोचो, आगे की कहानी हमारी जबानी सुनाते हैं आपको। सुना आप मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से बेटा। बात ऐसी है कि क्या पढ़ने वाले हम लोग, हाँ मैं आपको एक सवाल कराने वाला था इस पे। मैंने बोल दिया सपोज 10 ग्राम NaOH completely neutralizes H2SO4 present, H2SO4 present, calculate H2SO4 present to Na2SO4 to form Na2SO4, to form Na2SO4, find weight of H2SO4 neutralized। तो आप समझ गए होगे बेटा, जब दो चीजें आपस में रिएक्ट करेंगी तो उनके इक्विवेलेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ 10/40, क्योंकि इसका 10/40/1 ही होगा बेटा, क्योंकि इसका जो वैलेंसी फैक्टर है NaOH का 1 होता है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट भी कितना होगा, m/1 होगा, इज इक्वल्स टू वेट बाई 98/2। आ जाएगा बेटा सबको आंसर? आ जाएगा सबको आंसर? बस जो वेट है पता लग जाएगा, 49 490/40, तो 49/4 आ जाएगा वेट, करेक्ट है। सपोज 20 ग्राम
NaOH reacts with H2SO4 to form NaHSO4. Find weight of H2SO4 neutralized. आप समझ गए होगे बात को, क्या होने वाला है. That will be equal to 20 divided by 40 is equal to W by 98/1. अरे आया कि नहीं आया? मैंने अब की बार 49 नहीं लिखा है, मैंने 98/1 लिखा है. तो सबको बात समझ में आई मैंने 98/1 क्यों लिखा है? (98/1) क्यों लिखा है समझ में आया? क्योंकि बेटा इधर जो H2SO4 है न्यूट्रलाइज होकर NaHSO4 बना है, तो रिएक्शन में H2SO4 की जो बेसिसिटी है वो 1 है, 2 नहीं है. रिएक्शन जो यहाँ पर बन रही है वो बन रही है H2SO4 plus NaH, and that has given me NaHSO4 plus H2. I hope so everybody has understood that what I'm trying to say. Okay, so look, फटाफट फटाफट take that हो गई. दन क्या मैं मिटा दी इसको? चलो मिटाओ दिस. दन ओके चलो चलो भाई, इतनी बात सबको क्लियर है, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आपको कंसेप्ट भी थोड़ा थोड़ा इसका समझ में आ गया. ग्राम इक्विवेलेंस का कंसेप्ट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंस का कंसेप्ट क्या है, ठीक है ना बेटा? अब सोचो, अब उसने दिया है जैसे कि हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड एक दिया है ना, ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सम कंपाउंड, है ना बेटा? अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू होता है 1 ग्राम. इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन होता है 8 ग्राम. ये एक्सपेरिमेंटल है. और इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन होता है 35.5 ग्राम. ठीक है बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन होता है 35.5 ग्राम. ठीक बेटा. अब यदि डेफिनेशन बोले तो बाय डेफिनेशन इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ एलिमेंट is that weight which displaces 1 gram hydrogen, that displaces 1 gram hydrogen, that displaces or produces 1 gram hydrogen, produces or reacts. अब ठीक है, with 1 gram hydrogen, 8 gram oxygen, 35.5 gram क्लोरीन. अब लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस के बारे में सोचो. अब लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस के बारे में सोचो.
लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या बोलता है? वो बोलता है जब दो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनके इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। मान लो बेटा, मान लो बेटा, मान लो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया किसी ने, 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, मतलब एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ये बोलता है कि जब दो चीजें रिएक्ट करती हैं तो उनके इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। तो जो भी चीज 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी या 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी या 1 ग्राम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगी, उसके इक्विवेलेंट बराबर होंगे। तो उसका भी एक इक्विवेलेंट हो गया, क्योंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन मतलब एक इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट से एक इक्विवेलेंट रिएक्ट करता है, या एक इक्विवेलेंट को डिस्प्लेस करता है या रिप्लेस करता है, या एक इक्विवेलेंट को प्रोड्यूस करता है, किसी भी हद से बोल लो। तो जो 8 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे वो उसका इक्विवेलेंट वेट, जो 8 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे वो उसका इक्विवेलेंट वेट, जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करे वो उसका इक्विवेलेंट वेट, और जो 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करे वो उसका इक्विवेलेंट वेट। जो 8 ग्राम ऑक्सीजन, समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये फेमस रिएक्शन H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाली, दिस गिव्स यू H2O प्लस हाफ O2, करेक्ट है बेटा? तो यहाँ जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस की H2O2 ने 34 ग्राम ऑक्सीजन, 34 ग्राम H2O2 प्रोड्यूस 16 ग्राम ऑक्सीजन in above reaction, in above reaction। लग रहा है बेटा? हाफ O2 मतलब 32 का आधा, 16 ग्राम। Therefore 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन will be produced by 17 ग्राम H2O2। Therefore equivalent weight of H2O2 in above reaction is 17। पर एक बहुत कंफ्यूजिंग बात इधर आ जाती है, मैं आपको बताऊं। कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि नहीं सर, इस रिएक्शन में 17 नहीं है, 34 ही है इक्विवेलेंट वेट। वो सब डिपेंड करता है कि आप चाह क्या रहे हो रिएक्शन से। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ ये बात, पहले आप इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसकी ब्यूटी क्या है। रिएक्शन से आप चाह क्या रहे हो? यदि आप रिएक्शन से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन चाह रहे हो तो वैलेंसी फैक्टर इसमें आएगा 2, और यदि आप इसको डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन समझ रहे हो तो वैलेंसी फैक्टर 1 आएगा। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है बेटा? मैं आपको समझाता हूँ, हालांकि डिस्प्रोपोर्शन भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मतलब रिडॉक्स अभी पढ़ाया नहीं है, तो रिडॉक्स में ये रिएक्शन आए तो ज्यादा शोभा देता है। खैर रिडॉक्स नहीं पढ़ाएंगे, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता किसी को। फिलहाल तो आपको समझ में आ गया ना ये कितना है। 16 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस की थी, 34 ग्राम H2O2 ने। तो ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के आधार पे भी देखा जाए तो इक्विवेलेंट वेट इसका 17 आएगा। हाँ ना बोल दो जल्दी से बेटा, 8 मिनट से बचे हो, है ना? तो टूप लो भाई, टूप लो, टूप लो, टूप फटाफट टूप, सब टूपेगा इसको, सारे लोग टूप लिया। वेरी नाइस, वेरी गुड। मैं इसको मिटाना चाहता हूँ। Shall I मिटाओ दिस? Shall I मिटाओ दिस? ओके, आओ मिटाए। अब बेटा इसके बाद में ये हुआ इक्विवेलेंट वेट, मतलब ये ऑक्सीजन का बता दिया मैंने। हाँ अब मैं आपके फॉर्मूले बताता हूँ, ये मॉड्यूल में दिए हुए हैं। उसमें एक फॉर्मूला है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब आप समझना, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड कितनी आसानी से समझ में आ जाए। डिस्प्लेसमेंट मेथड, उसमें फॉर्मूला क्या दे रहा है? वो फॉर्मूला दे रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ H2 डिस्प्लेस इनटू 1.008। ये है ना? वो जो फॉर्मूला दे रहा है मैं उसी फॉर्मूले को प्रूव कर रहा हूँ। जब कोई हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो मैं बोल सकता हूँ उसके इक्विवेलेंट और हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट बराबर होंगे। उसके इक्विवेलेंट यदि कोई मेटल डिस्प्लेस कर रहा है तो W मेटल अपॉन
इक्विवेलेंट वेट मेटल इज इक्वल टू W हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। अरे बोलो आया कि नहीं आया? क्लियर है बेटा? तो मैं बोल सकता हूं W मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू W हाइड्रोजन अपॉन 1.008, क्योंकि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 1 होता है, या 1.008 बोल दो। तो क्या मैं बोल सकता हूं वेट ऑफ मेटल विल बी इक्वल टू W हाइड्रोजन, मतलब वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 1.008 इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। जैसे चाहो वैसे फॉर्मूला लिख दो। क्या ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है कि इधर से ही समझ में आ जाता है? इसलिए मैंने आपको लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस पहले बताया बेटा, इधर से ही समझ में आ जाता है ना। अब आप सोचो, यही फॉर्मूला ऑक्साइड और क्लोराइड के लिए भी एग्जामिनर दे रहा है। अब क्लोराइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोच बेटा, क्या मैं बोल सकता हूं वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ क्लोरीन अपॉन 35.5। बोलो बेटा, वेट ऑफ क्लोरीन अपॉन 35.5, ये क्लोरीन के लिए लिख सकता हूं। अरे बोलना पड़ेगा यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाँ, फेराडे का सेकंड लॉ चल रहा है, फेराडे का सेकंड लॉ इधर से आया है। ठीक है बेटा। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। बोल सकता हूं वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। बोल सकता हूं बेटा। और इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का 8 होता है, तो क्या नीचे 8 लिख सकता हूं? आ जाएगा क्या सब कुछ? आ जाएगा सब कुछ। ये थे 3 मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन, समझ रहे हो बात को? इस तरीके से ये वाले मेथड भी हो गए। ठीक है बेटा, आ गया ना? यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? ओके, बहुत बढ़िया। चलो, फिर सिल्वर सॉल्ट मेथड बोल रहा है, वो भी सरल है यार। मॉड्यूल थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता, मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ उसी चीज को। ठीक है बेटा, मिटा दूं मैं इसको बच्चों? मिटा दूं बेटा? सो गया ये जहां, सो गया आसमां। टाइम हो गया क्या? 8 बज गए? अभी कहाँ बजे 8? अच्छा 8 क्यों? अरे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन बोला था ना बेटा, 8 होता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन बताया था 8 होता है, तो अपन 8 लिखा। वेट ऑफ ऑक्सीजन अपन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। 7:55 तक है क्लास, देखो तो सर एकदम मतलब रिजिड 7:55 बोले तो। चलो भाई, तो आज की सेवा समाप्त करते हैं। कल की इंफॉर्मेशन में डाउट ग्रुप पे डाल दूंगा, मुझे भी बहुत भूख लगी आप सही बोलूं तो, है ना? तो कल की इंफॉर्मेशन में डाउट ग्रुप पे डाल दूंगा कितने बजे क्लास दूंगा, है ना? और कल अपन जो है 3-4 घंटे पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना? जिससे कि काफी कुछ कल ही कर लेंगे। ओके चलो, बाय बाय, टाटा, सी यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले लो।